गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बताइए वॉइस क्लियर है क्या? एम आई विजिबल? बताइए वॉइस का, प्लीज कंफर्म वॉइस क्लियर है क्या? गुड आफ्टरनून श्रुति, अमन, साक्षी, रितिका, भुवनेश। थैंक यू कोमल, प्रिया। ठीक है। अच्छा, आपकी लो वॉइस है, आप प्लीज अपने डिवाइस की वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। वॉइस ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ये बताइए आपका अटेम्प्ट कौन सा है, नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा है, आपका सीरियस अटेम्प्ट कब है? आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। शिवानी, शितेश, प्लीज बताइए कि आपका अटेम्प्ट अगले साल है, उससे अगले साल है, या फिर अभी तक आपकी प्रिपरेशन हो गई है? अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। 2026, 28, 27? ठीक है, 26 मतलब बहुत साल हो गए है ना? सेकंड अटेम्प्ट, ओके। 26, ओके। इट मीन्स कि 26 में बहुत सारों का अटेम्प्ट है। ठीक है, लेट मी राइट इट। जिनका भी 2026 वाला अटेम्प्ट है और वो सीरियस अटेम्प्ट है, उनके लिए तो ये लेक्चर है ही, और 27, 28 वालों के लिए भी है। बिकॉज जो भी वो 1 साल में कर सकते हैं, वो 2 साल में कर ले, 3 साल में कर ले, आपकी मर्जी है आपको कितने साल लगाने हैं अगर आप कॉलेज में है तो। बट जो भी 27 वाले हैं या 26 वाले हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। ये बताइए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या 26 वाले? माई क्वेश्चन इज टू 26 अटेम्प्ट। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या आपने जस्ट स्टार्ट किया है? अच्छा, किसी का 2050 में भी है? अच्छा, नहीं हुआ है, अच्छा कुछ का हो गया है, ओके। ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनके कुछ सब्जेक्ट तो हो गए होंगे एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी हो गया होगा, लक्ष्मीकांत, कुछ भी 50%। जस्ट स्टार्ट हुआ है, ओके, जस्ट स्टार्टेड। ओके, 60% डन है या किसी का स्टार्ट हुआ है? ओके, तो जिनका भी स्टार्ट हुआ है ना, वो जो भी मैं बताऊं कि कैसे कवर करना है, उसको अभी से अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और जिनका स्टार्ट मतलब 70% हो गया, 60% हो गया, 50% हो गया, वो आगे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट हुआ है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे पता चल गया सबका अटेम्प्ट 2026 है, 7 भी है, 8 भी है, एंड देन आपका किसी का 50% सिलेबस कंप्लीट है, किसी का स्टार्ट हुआ है। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, मतलब यूपीएससी से ही। मतलब यूपीएससी सिलेबस सबको क्लियर है क्या, ये बताइए। मतलब सिलेबस से ही फिर मैं बताती हूँ कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। मतलब बेसिक सिलेबस तो सबको पता है ना, पेपर पैटर्न की। हाँ, मेंस में इतने 9 पेपर होते हैं, एंड देन आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पैटर्न सबको क्लियर है? मेंस आपके 9 पेपर सबको क्लियर है, एंड प्रीलिम्स ऑल्सो। एंड सी सेट। ठीक है, सबके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ठीक है, फिर सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। सिलेबस भी सबको क्लियर ही है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे बता ही देती हूँ। सबसे पहले 4 तो आपके जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ये वाले सब्जेक्ट हैं। अगर सबको क्लियर है तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। कवर इन द सेंस, जैसे सबसे पहले क्या डाउट आते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे क्या डाउट आया था कि जैसे एक बार आपने मतलब बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से आपने कंप्लीट कर लिया है अपना, बट फिर उसको रिवाइज कैसे करना है, या फिर उसमें करंट अफेयर्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, या फिर उसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको होलिस्टिकली कैसे कवर करना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ओके,
फॉर एग्जाम्पल सबको जनरल स्टडीज पता है कि जनरल स्टडीज 1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपका इंडियन सोसाइटी पार्ट है। जनरल स्टडीज 2 में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड देन आपका सोशल जस्टिस पार्ट है। GS3 में इकोनॉमी वाला मेजर पोर्शन है। अदरवाइज इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये आपका पार्ट है। एंड GS4 आपका एथिक्स वाला पार्ट है। और ऐसे आप लिख लेंगे जब भी आपका कंटेंट कंप्लीट होगा। ऐसे की आपको चिंता नहीं करनी है, आपके जब भी जो क्लासेस होंगे उनमें भी बताएंगे। एंड देन जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको कंटेंट मिल जाएगा, और जब कंटेंट मिल जाएगा तो ऐसे आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन आपका ऑप्शनल आप अलग से प्रिपेयर करेंगे। और जब भी आपका अगला सपोज कि अगर 2026 का आपका अटेम्प्ट है तो उसकी स्ट्रेटेजी देखते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे करना है। तो आपका GS के साथ साथ ऑप्शनल भी दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही कंप्लीट करके और FLT लिख देना है, नहीं। एटलीस्ट 1 रीडिंग शुड बी कंप्लीटेड। 1 रीडिंग मीन्स कि आपको पता है कि आपको इसमें से पढ़ना है, लाइक ये आपका डिफाइंड सिलेबस है और ये आपके रिसोर्सेज हैं। ऑप्शनल का क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पोर्शन हो जाता है, एक अलग से क्लास लगती है, तो जितना मैं बता रही हूँ कि आपको उसी तरह से करना है। जैसे मैं एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी, वैसे तो कवर करना है। एंड देन आपका दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक एक रीडिंग एटलीस्ट कंप्लीट होनी चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट्स का इस सोर्स से पढ़ेंगे। ये आपकी बुक लिस्ट है एंड ये आपके नोट्स हैं जो भी है जिनका 2026 वाला अटेम्प्ट है। अगर आपका 2027 वाला अटेम्प्ट है या 28 वाला है, देन यू हैव इनफ टाइम, आप बाद में भी अपना ऑप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके हाँ, ऐसे राइटिंग जिनको नहीं आती है, देखिए आपका जब कंप्लीट हो जाएगा ना सारा कंटेंट, तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करेंगे, या अभी से भी सपोज थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हैं, तो आपको डायमेंशन ओपन करनी है। वो अलग से मैं लास्ट में थोड़ा और बता दूंगी। और जिनका ऑप्शनल है, मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था, जिनका सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या फिलोसॉफी या कुछ भी है आपका ऑप्शनल, वो अगर आपका 2026 वाला अटेम्प्ट है तो आपका कंप्लीट होना चाहिए वो। ओके, कंप्लीट इन द सेंस कि एक रीडिंग कंप्लीट है। यू नो कि अगर मेंस आएगा तो आपको क्या क्या कहाँ से करना है, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस में आपका टाइम नहीं है। सपोज आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली होगा ही अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। बट आपका जैसे ही मेंस आएगा तो बीच में टाइम नहीं रहता है, बहुत कम टाइम रहता है, तो आपको ऑप्शनल अभी से क्लियर करना है। ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस को कैसे कवर करना है, फिर स्ट्रेटेजी भी देख लेंगे। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटी। ओके, जैसे पॉलिटी का इसलिए क्योंकि पॉलिटी सबने थोड़ी बहुत बेसिक से पढ़ रखी होती है, मतलब बचपन से पढ़ रही होती है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उसको भी पॉलिटी का पता है कि हाँ, अपने गवर्नर की थोड़ी बहुत क्या पावर है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, या आर्टिकल्स कैसे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो पॉलिटी के बारे में सबको थोड़ा थोड़ा पता है। तो जैसे पॉलिटी का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, वैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही कवर करेंगे, बी इट इंडियन सोसाइटी या आपका इकोनॉमी या आपका ज्योग्राफी, कुछ भी है, आपको उसी तरह से कवर करना है जैसे मैं बता रही हूँ। तो जैसे पॉलिटी है आपका, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट ही यही है कि हमने क्लास नोट्स कर लिए, तो अब हम स्टैंडर्ड बुक देखें कि नहीं देखें, हमारे पास एक और बुकलेट पड़ी है, उसमें से पढ़े कि क्लास नोट्स में पढ़े, तो ये सारे कवर हो जाएंगे आपके। तो इससे सबसे पहले तो क्या करना है आपको, एक बेसिक सोर्स, एक तो आपको ये अपना फिक्स करना है। ये क्या हो सकता है, ये आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं, या मैं और लगा रही हूँ, ठीक है, मतलब ये ऑब्लिक का साइन है, ये प्लस में नहीं है, मतलब या तो आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक हो सकती है। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड बुक ही होगी, जो कि लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी के केस में। एम आई राइट? या फिर आपकी कोई बुकलेट हो सकती है, क्योंकि आपने सपोज फाउंडेशन कोर्स या कुछ कोचिंग ली है, तो फिर आपके पास ये बुकलेट भी मिलती है ना। मतलब बुकलेट हो सकती है, आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं जो कि हैंड रिटन हो सकते हैं, खुद ने बनाए हैं, कैसे भी है, ये सब आप, मतलब तीनों आपके, कुछ भी एक सोर्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, एनी वन, ठीक है, इनमें से एनी वन ही रखना है। ऐसे नहीं कि एक बार आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, और दूसरी रीडिंग आप अपने क्लास नोट से लगा रहे हैं। नहीं, आप डिसाइड कर लो कि आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है या इससे करना है, और फिर जो आपका बेस रिसोर्स है उसी में सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अपनी स्टैंडर्ड एक बुकलेट थी। ओके, जैसे मान लो मैंने कोचिंग ली, ऑनलाइन कोचिंग ली, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड बुक थी। अब मैंने क्या किया, उस बुक में अपना जितना भी जो कंटेंट सर बताते थे लेक्चर के थ्रू या मैंने कहीं से सीखा, उसको वहीं पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। मतलब जो एडिशन होता है ना थोड़ा सा, कि कोई कैसे जाए, या तो छोटी सी कॉपी रख ली एक साइड में, कि जैसे अगर गवर्नर से रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा तो फिर उसमें मैं उस सुप्रीम कोर्ट का कोई केस आएगा तो वहीं पे लिख लूंगी जस्ट साइड में। ओके, हाँ, ये बाकी के जितने भी डाउट है ना, ये आपके बाद में हो जाएंगे।
पहले ये देखो कि कैसे किसी भी सोर्स को, मतलब किसी भी सिलेबस के पार्ट को कैसे कवर करना है, ये भी तो क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपकी ये सारे हो जाएंगे, डाउट की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये भी पार्ट है। ओके, ऑप्शनल भी हो जाएगा। पहले इस पे देखो, तो देखो आपने क्या किया, क्लास नोट्स अपने हैं उसको एक सोर्स बना लिया या बुकलेट को बना लिया, उसी में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ। आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है, आपने कहीं से कुछ देख लिया, या फिर छोटी सी कॉपी साइड में रख लो कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये कहा था, कुछ भी है तो एक छोटी सी कॉपी में इनकॉर्पोरेट कर लो या A4 पेज में कर लो, लेकिन रिसोर्स आपका सेम ही होना चाहिए थ्रू आउट योर जर्नी। ओके, थ्रू आउट इन द सेंस कि आज से लेके जिस दिन तक आप इंटरव्यू देंगे, जिस दिन तक रैंक नहीं आ जाएगी, उस दिन तक आपका वो रिसोर्स सेम ही होना चाहिए, क्योंकि आपको 10 बार रिवाइज करना है, मतलब मिनिमम 6 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स या फिर मेंस में भी आप करेंगे। तो अगर अलग अलग बार अलग अलग किताब से करेंगे तो आप करेंगे कैसे, मतलब आपको नहीं लगेगी वो किताब, तो फिर वो अंदर से इंटरनलाइज नहीं होगी वो चीज। ठीक है, हाँ शॉर्ट नोट्स भी बता दूंगी मैं बाद में, मेंस के लिए है। हाँ ये देखो, वर्सेस वर्सेस नहीं लगाना है कि ये बुक वर्सेस स्टैंडर्ड, सारा कंटेंट एक जैसा ही है, मतलब भरोसा करो, ये कंटेंट का फोमो मत रखो, मतलब ये सबसे बेसिक डाउट है। ओके, तो मतलब वर्सेस नहीं लगाना है कि इसमें से करना है कि इसमें से, किसी भी एक में से करो आप। ठीक है, देन आपको क्या करना है, इसी में करंट अफेयर्स, पॉलिटी है तो आपको पॉलिटी के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करने हैं। पहली चीज होगी आपका बेसिक रिसोर्स, दूसरी होगी आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे करोगे वो भी मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन पॉलिटी के फिर आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होने चाहिए, बी इट फॉर प्रीलिम्स या फिर मेंस, और इंटरव्यू दोगे तब भी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मेंस है आपका तो इसके शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, पॉलिटी के होने चाहिए, मतलब आपकी भी मर्जी है, लेकिन जैसे मेंस में है ना क्या होता है ना, टाइम बहुत कम होता है, जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2 के बीच में मतलब बहुत ही कम टाइम होता है, 1 घंटे का आपको टाइम लगता है। तो फिर अगर उसमें आप 5-6 मतलब 500 पेजेस की बुक लेके जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 5 पन्नों के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, कि आर्टिकल्स आपने लिख रखे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में आपने लिख रखा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपने लिख रखे हैं, तो वो वैल्यू एडिशन आपके काम आ जाएगी। तो वैसे थीम वाइज जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं ना, उसके थीम वाइज आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी और एग्रीकल्चर जो मेंस के टॉपिक हैं, और जो रिपीटेटिव इन द नेचर है, रिपीटेटिव इन द सेंस कि उसमें से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एग्रीकल्चर में आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल सेम ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो आ रहा है, तो क्यों नहीं आप उस पर शॉर्ट नोट्स रेडी करेंगे, ताकि आप 5 मिनट में वो आंसर लिख पाएं, क्योंकि मेंस में टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है। और कैसे बनाने वो भी बता दूंगी। एंड देन फिर आप पीवाईक्यू तो करेंगे ही, मतलब पीवाईक्यू तो आपकी गाइड है, मतलब पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लिए भी मिनिमम 10 ईयर्स के मिनिमम बता रही हूँ, आपकी मर्जी है, ज़्यादा करो तो लोग 25 साल के भी करते हैं, और अगर मेंस है तब भी आप पिछले 5-7 सालों के पीवाईक्यू तो देखेंगे ही। ओके, मतलब शुरू में सॉल्व नहीं करें तब भी चलेगा, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा आपको देखते जाना है कि अच्छा मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ। इन द सेंस आपको पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वो चीज़ ध्यान में देनी है, जब भी आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं उनकी पावर्स को ध्यान में रखना है। ओके, फिर पीवाईक्यू करना है, और फिर लास्ट में आपको टेस्ट लगाने हैं। अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स का टेस्ट लगाना है, अगर मेंस है तो फिर मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, और फिर मेंस में तो वो आंसर राइटिंग हो जाएगी। तो ये एक जो होती है आपकी बेसिक, किसी भी सिलेबस के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए एक बेसिक स्ट्रेटेजी हो गई। ओके, मतलब बेसिक इन द सेंस कि पहली रीडिंग में आप ये नहीं कर लेंगे, पहली रीडिंग में आप कैसे मतलब करंट अफेयर्स भी ऐड कर लेंगे, नहीं, पहली रीडिंग में आपको बेस रिसोर्स को बस रीड करना है, फिर जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी तो लास्ट तक आते आते कॉम्प्रीहेंसिव जो सिलेबस कहते हैं ना कि कंप्लीट करना हो गया, वो आप ये सब कर लेंगे तो फिर आपका कवर हो जाएगा। मतलब पहले दिन नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे 5वीं-6वीं रीडिंग जब आपकी लक्ष्मीकांत की आएगी तब आपको करंट अफेयर्स का भी पता होगा, देन आपको शॉर्ट नोट्स भी आपके थोड़े थोड़े रेडी होंगे क्योंकि मेंस आने वाला होगा, एंड देन आपकी पीवाईक्यू तो आप तब तक सॉल्व भी कर चुके होंगे, एंड देन टेस्ट भी आप लगा चुके होंगे। ओके, ये बताइए पहले ये क्लियर है क्या नहीं है, मतलब ऐसे ही आप सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, मतलब फर्स्ट रीडिंग में नहीं लेकिन मल्टीपल रीडिंग्स में ऐसे कंप्लीट कर लेंगे ना। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जैसे मनस्वी आप स्टैंडर्ड बुक को साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फिर होलिस्टिक एक ही रखिए, आपके क्लास नोट्स एंड स्टैंडर्ड बुक दोनों को मिला के एक होलिस्टिक सोर्स बना लो। हाँ, एथिक्स का भी ऐसे ही करना है, जैसे मुस्कान एथिक्स में भी आपने क्या किया, एक बेसिक रिसोर्स रख रखा है। सपोज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी एक बुकलेट रख सकते हैं, जैसे सुमित सर की एक बुकलेट आती है, शायद उन्होंने खुद नहीं लिखी थी एथिक्स की, या फिर प्रहार बुकलेट आती है, या फिर किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट का है ना आपका वो एक कंटेंट आता है, जैसे फोरम की आती है, विजन की आती है, किसी की भी एक बुकलेट आपने उठाई, उसमें से आपने क्या किया, अपने को स्टैंडर्ड रिसोर्स रखा, उसमें से अपना एथिक्स मल्टीपल बार पढ़ लिया, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, जब मल्टीपल बार पढ़ लिया कि अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इसका अपन ऐसे कर
लेंगे। अच्छा ठीक है, मॉरल थिंकर्स है, इनका राइटअप लिख लिया। मतलब मैं मान रही हूँ कि आपको सिलेबस पूरा क्लियर है, ये सब सिलेबस का पार्ट है जो मैं बोल रही हूँ, मतलब कोई फ्रेंच नहीं बोल रही हूँ। और फिर उसके बाद में उसमें करंट अफेयर्स से क्या होगा कि उसमें आप वैल्यू एडिशन कर लेंगे कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सिविल सर्वेंट जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, कोई जैसे नालसा है उसने कुछ अच्छा काम किया हो फ्री लीगल एड में, या फिर किसी भी बढ़िया इंस्टीट्यूट ने, स्वच्छ भारत मिशन है तो उसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वो करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम्पल हो गए। पीवाईक्यू आप खुद सॉल्व कर ही लेंगे, एंड टेस्ट कोई भी एफएलटी आपने उठा लिया जो कि फ्रीली अवेलेबल है। ओके, करंट अफेयर्स कैसे कवर करने ये मैं ले लूंगी अर्चिता बाद में। पहले ये बताओ कि ये क्लियर है ना, जैसे कि किसी भी सिलेबस के पार्ट को कैसे कंप्लीट करना है। ये आपके ऑप्शनल के लिए भी ट्रू है, आपके एथिक्स के लिए भी है, आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी है, पॉलिटी के लिए भी है, सबके लिए है। हाँ, रिवीजन कैसे करना है, मल्टीपल रीडिंग कैसे करनी है, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अमन को क्लियर है। हाँ, जैसे अब देखो किसी की बहुत ही बेसिक से है, सपोज आपका 2026 नहीं है, आपका 27 अटेम्प्ट है, 28 अटेम्प्ट है, तो फिर आप इस बेसिक रिसोर्सेज से पहले लक्ष्मीकांत की जगह आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज आपके पास इनफ टाइम है और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अभी बिल्ड करनी बाकी है। ठीक है, तो इससे पहले आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, इधर 6 to 12 या 9 to 12, वो आपकी अलग से स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? थैंक यू संगीता। ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर है आपको, है ना? हाँ, कुछ भी पढ़ लो यार, मतलब पूरी बात का सार यही है कि जो आपको समझ में आ रहा है वो पढ़ लो, मतलब पढ़ लो, फिर उसके बाद पेपर तो क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं उससे क्लियर नहीं होगा। आप पेपर को कितने अच्छे से, मतलब जो भी आपका प्रीलिम्स है तो कितने अच्छे से अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन कितने सही कर रहे हैं, एंड देन मेन्स है तो कितने अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो जो पूछा है उसको लिखने से आपका पेपर क्लियर होगा ना। ये तो है नहीं कि आपने है ना लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक सिंगल रिसोर्स रखो और उसके बाद उस पर अपना काम करो। ठीक है, कहाँ से पढ़े यार? एनसीईआरटी तो फ्रीली अवेलेबल है ना सब जगह, कुछ भी हो आपको जो है ना वो सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, सबकी वेबसाइट पे। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कि अगला चीज क्या है अपना। अब दूसरा क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स को, अब मैंने कहा कि करंट अफेयर्स को आपको हर सोर्स में इनकॉर्पोरेट करना है, राइट? बट हाउ टू रीड करंट अफेयर्स? अब जैसे करंट अफेयर्स आपको कवर कैसे करने हैं, मतलब आपका 2 साल का अटेम्प्ट है, 3 साल का अटेम्प्ट है, डजेंट मैटर, मतलब आपको करना कैसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। पहली बात तो एनी सिंगल रिसोर्स इसमें भी रखना है, एनी वन रिसोर्स जो आपको सही लगे, मतलब कुछ भी सही लग सकता है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट का कुछ भी सही लग सकता है, कोई भी जो फ्रीली अवेलेबल चीजें वो सही लिख सकती है, लेकिन एक ही से पढ़ना है। ये नहीं है एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है यार, ये पर्सनलाइज क्वेश्चन है। सपोज आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप पढ़ो, लेकिन अगर आपको सब कुछ ही आता है, इन द सेंस कि आप अपने फाइनल स्टेज में, तो आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ोगे? ठीक है, हाँ, 2027 के लिए, 2026 के लिए, किसी भी ईयर में आप दो, है ना वर्षा, लेकिन आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं वही बता रही हूँ। ठीक है, डेली न्यूज, एक तो आप एनी सिंगल है तो एक तो आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़े बिना मतलब आंख ही नहीं खुलती है सुबह सुबह, तो एक तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, है ना, अगर आपको अच्छा लगता है सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना, या दिन में कभी भी, क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। देखो इंटरव्यू में तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब सबको पढ़ना पड़ता है, बिकॉज उसके बिना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होती। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में ना बिना पढ़े भी काम चल जाता है। जैसे किसी का मन ही नहीं है कि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, या उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, तो फिर आप या तो पढ़ना शुरू करके सीख सकते हैं, टाइम है तो, या नहीं है तो डायरेक्टली जो करंट अफेयर्स का सोर्स आता है ना, आपकी मंथली मैगजीन एंड देन डेली करंट अफेयर्स, उन पे रिलाई कर सकते हैं और कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था शुरू शुरू में और मेरे पास टाइम कम था। लेकिन जिनके पास टाइम है तो वो पढ़ सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, राइट? तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया अगर आपको मन है, और फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक डेली आप एनालिसिस देख सकते हैं कहीं पे भी, है ना, डेली एनालिसिस, जैसे किसी प्रीलिम्स की और एडिटोरियल की, वो आप देख सकते हैं, या फिर एनी वेबसाइट, डेली ही है ना, मैं वेबसाइट वाला तो डेली का ही बता रही हूँ क्योंकि महीने में नहीं खोलनी है। तो इससे क्या हो गया, आपका डेली करंट अफेयर्स हो गया। मैं इसके आगे लिख देती हूँ,
या तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया क्योंकि आपको आता था, या फिर आपने कोई एनालिसिस देख ली क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था, और या फिर आपने कोई वेबसाइट पे जाके उनके करंट अफेयर्स फॉलो कर लिए एंड देन आपने उसी दिन की क्विज कर ली। कुछ भी एक हो गया। तो इससे आपका डेली आप अवेयर हो कि हाँ कंट्री में क्या हो रहा है। मतलब कि जैसे सपोज रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, अब जैसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स पे आ जाए आपका, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं तो उस पर क्वेश्चन आ जाए, उनके इलेक्शन पे क्वेश्चन आ जाए, उनके रेजिग्नेशन पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, लेकिन वो चीज़ न्यूज़ में थी तो आप अवेयर हैं। अब उसके पीछे की एनालिसिस आपने देख ली, उसके पीछे का आपने कंटेंट देख लिया, राइट, डेली आप अवेयर है। उसके बाद इसी चीज़ को आप मंथली रिवाइज करेंगे। और कैसे करेंगे, मतलब उसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स है आपकी मंथली मैगजीन, क्योंकि डेली पढ़ेंगे और डेली अगर आप अपने नोट्स बनाने जाएंगे ना तो इतनी बड़ी बुकलेट आपकी हो जाएगी, और जिसके पास टाइम कम होता है ना वो बुकलेट रिवाइज करने का नहीं मौका मिलता। लेकिन सारे इंस्टीट्यूट इतनी सी आपकी 100 पेजेस की या 70-80 पेजेस की आपकी बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्यों डबल अपना एफर्ट कर रहे हैं, उनको करने दीजिए और आप अपना पढ़ लीजिए उसी से। या तो न्यूज़पेपर, हाँ, या फिर डेली एनालिसिस जिसमें आपको समझ में आ जाए कि आज के दिन में हुआ क्या है। और ये करना कब है, देखो ये ऐसे है कि कोई तो उठते ही करे न्यूज़पेपर, ठीक है, लेकिन जिसको एनालिसिस वगैरह देखनी है ना वो शाम को, दिन में, जिस टाइम आप थोड़ा फ्री हैं, जिस टाइम इफिशियंसी कम है उस टाइम देखो, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका मेजर पार्ट ऑफ द डे नहीं जाना चाहिए। आपका जो स्टैटिक है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अल्टीमेटली उसी से स्कोर आएगा, ठीक है, मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स करने से नहीं आ जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट देखनी चाहिए, वेबसाइट यार करंट अफेयर्स के लिए गवर्नमेंट की तो वैसे पीआईबी होती है, लेकिन उस पर इतनी अच्छी ना हो एनालिसिस, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की देख सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर मैगजीन आपने रीड कर ली एंड देन फिर आप ईयरली भी उसी चीज को या तो अपनी मैगजीन से, या तो अपनी मैगजीन से रिवाइज कर सकते हैं, या फिर ईयरली फिर से मैगजीन आ जाएगी। देखो कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है ना, जो मंथली में है एज इट इज कॉपी पेस्टेड इन योर ईयरली मैगजीन है। तो आप कुछ भी एक सब्जेक्ट से पढ़ लो, मतलब एक जगह से करो, मतलब इरादा क्या है ना कि आपका करंट अफेयर्स 2-3 बार रिवाइज होना चाहिए। 2-3 बार इन द सेंस 3-4 बार, जिससे कि इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस भी लिख देती हूँ यहीं पे, कहाँ पे लिखूँ, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। एक तो इससे आपको पता चलता है करंट थीम, करंट या इंपॉर्टेंट थीम्स कि देश में क्या चल रहा है ना, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये चीज पता चल गई। एक आपका पीवाई मतलब प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। प्रीलिम्स क्वेश्चन कैसे, जैसे 2023 में डायरेक्टली पूछ लिया था कि कौन सी साइट अभी यूनेस्को में इंक्लूडेड है ना, तो 2023 में, तो वो करंट अफेयर्स का ही है। अगर आपने उस साल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो फिर आप कैसे करेंगे, राइट, तो फिर उससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए। और मेंस में क्या हो गया ना, वैल्यू एडिशन, मेंस वैल्यू, ठीक है। तो देखो प्रीलिम्स में आपने डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिए, और मेंस में जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ भी वैल्यू ऐड करनी है, किसी ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल लेना है, कोई स्कीम का नाम लेना है, राइट। इस साल जैसे प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य स्कीम लॉन्च हुई, अब एग्रीकल्चर का जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसको इंक्लूड करेंगे ना उस स्कीम को, लेकिन वो आपने पढ़ी कहाँ से, वो आपने करंट अफेयर्स से पढ़ी, राइट। ये बताइए कि ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई, देन कैसे करना है वो समझ में आ गया क्या करंट अफेयर्स का, प्लीज कन्फर्म वंस। हाँ, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट पॉइंट आते हैं कई बार, लेकिन आप गवर्नमेंट वेबसाइट कितना फॉलो करने जाएंगे। वैसे तो पीआईबी बढ़िया है, पीआईबी को भी आप डेली देख सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब इतना आपको टाइम नहीं मिलता ना डेली। देखो एडिटोरियल ऐसे हेल्प करते हैं, सपोज कि आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन पे आपका सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, है ना, आपका इंटरव्यू में भी पूछ, जैसे इस बार इंटरव्यू में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये पूछ लिया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन पे आपका क्या ओपिनियन है, तो वो बार बार एडिटोरियल एनालिसिस में था, तो सबको पता है इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, तो ऐसे यूज आता है। गवर्नमेंट वेबसाइट से कुछ क्वेश्चन इसलिए आ जाता है डायरेक्टली क्योंकि वो किसी स्कीम का पार्ट होता है। अगर वो स्कीम आपने ढंग से डेली करंट अफेयर्स में कर ली है तो फिर आप वहां से भी वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। कंटेंट सब जगह एक जैसा ही है, राइट, बिलीव इन योर सेल्फ, और उसके बाद आप किसी भी एक रिसोर्सेज से कंप्लीट करो। फ्री टेस्ट सीरीज यार टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है, ठीक है।
नहीं देखो, डेली करंट अफेयर्स के आप नोट्स मत बनाओ, है ना, उसकी थीम लिख लो। जैसे थोड़ी सी एक साइड में अपनी A4 बुकलेट रखो, या थोड़ी सी, है ना, एक छोटा सा वो रखो, पेज रखो, जैसे कि जिसमें आप डेली रखेंगे, राइट। आज साइमल्टेनियस इलेक्शन पे या वाइस प्रेसिडेंट पे कोई बात आई तो आपने छोटी सी लिख ली कि वाइस प्रेसिडेंट वॉज इन द न्यूज, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि हाँ ये वाली चीज मैं मेन्स में काम में लूंगी। या फिर इसको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आया, जैसे रिसेंटली मान लो कि कहीं पे कोई केस स्टडी हुई, है ना, मतलब जैसे MP में कोई केस स्टडी हुई कि वहां के गाँव में ये चेंजेस आ गए, वो केस स्टडी बहुत हाईलाइटेड है, तो वो आपने क्या की, अपनी छोटी सी बुकलेट में रख ली। जब आपको समझ में आ रहा है तो उसको आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे, मेंस में, GS1 में यूज कर लेंगे, इंडियन सोसाइटी में, आप GS3 में यूज कर लेंगे, इकोनॉमी एग्रीकल्चर में। तो ऐसे छोटे छोटे अपनी जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है ना, वो आपका करंट अफेयर्स से ही तैयार होता है। तो आप साइड में थोड़ा सा नोट्स बनाइए, ना कि पूरी गाथा लिखिए उस दिन की। नहीं, ये सब कोई कंपलसरी नहीं है। जो भी ये पूछ रहे हैं कि इतनी सारी मैगजीन्स कंपलसरी है क्या, यार अगर पूरे दिन करंट अफेयर्स ही पढ़ोगे तो अपना स्टैटिक कब करोगे? आपके पास घंटे तो 8 से 10 ही है ना, और वो भी तब जब आप फुल टाइम कर रहे हैं। हाँ, शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा बना सकते हैं, करें जैसे बुकलेट में भी आप मंथली मैगजीन पढ़ने जाएंगे, किसी को बहुत बड़ी लगती है वो बुकलेट, है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, या तो या फिर उसका 1-2 पेज में आप समराइज कर सकते हैं, ताकि फिर आप अपने पेजेस ही पढ़ें। कितने साल का पुराना? यार 1 से 1.5 साल बहुत है। जैसे अगले साल सपोज मई, शायद 26 मई को एग्जाम है अगले साल 2026 में, तो आप इस जनवरी से लेके अगले साल तक का कवर कर सकते हैं आराम से। यार बेस्ट कोई सी भी नहीं होती मैगजीन, जो उठा ली आपको समझ में आ रही है, जहां से आप फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब मैं ये कह दूं कि ये बेस्ट है तो आप अपना सोर्स छोड़ देंगे? नहीं, जो आप फॉलो कर रहे हैं वही, ठीक है। सी सेट भी हो जाएगा, सी सेट का कुछ नहीं है, लास्ट में बता दूंगी थोड़ा सा। तो ये आ गया होगा आपका कि करंट अफेयर्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। अब जैसे ये तो आपने वो कर लिया, मान लो तैयार कर लिया। पॉलिटी आपने जैसे ही कंप्लीट की, तो पॉलिटी का जो भी पोर्शन है कि वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, या फिर किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने कुछ किया है, UPSC है आपकी, बहुत सारी अलग अलग बॉडी है जो किसी एक्ट के तहत बनी है, तो उन सबको आप अपने जो स्टैटिक है उससे लिंक कर लो, ताकि आपका पॉलिटी का स्टैटिक कवर है, आपका करंट अफेयर्स कवर है, एंड देन फिर आपको क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सपोज शॉर्ट नोट्स तब बनाने हैं, मेंस स्पेसिफिक ज्यादा बनाने हैं। चलो इसको कवर कर ही लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। एक तो देखो प्रीलिम्स के लिए स्टडी है ना, जब भी आपको करनी है ना, दिसंबर तक, जनवरी तक, जब तक आपका प्रीलिम्स पास में नहीं, तो स्टडी एक साथ करनी है। प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ ही करनी है। बस प्रीलिम्स का देखते टाइम आपको PYQ में MCQ देखने हैं, और मेंस का देखते टाइम आपको क्या देखना है, आपको आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन देखने हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि सिलेबस सेम ही है, बस मेन्स में थोड़े से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो उनको अलग से कर लो। बाकी पॉलिटी अगर प्रीलिम्स की है तो वही मेन्स की है। लेकिन शॉर्ट नोट्स है ना, प्रीलिम्स में जैसे सपोज आपकी जो बुकलेट है वही काम आ जाएगी बार बार, उसी को बार बार रिवाइज करो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको 50-50 में से एक ऑप्शन चूज करना है कि इसमें क्या सही है, तो वो आप मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें याद नहीं होती है, जैसे मुझे है ना इमरजेंसी प्रोविजंस याद नहीं होते थे, तो उनका छोटा सा चिट बना ली कि इमरजेंसी प्रोविजंस कब लगाते हैं, इनको कब रिवोक कर सकते हैं, कौन लगाता है, ठीक है। या फिर किसी को ये जो बॉडीज होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनमें कितना टेन्योर होता है आपका, कितना टर्म होता है, किसको कौन अपॉइंट करता है, UPSC में चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये आपके मतलब प्रीलिम्स में आ भी जाते हैं डायरेक्टली, और इनका आप छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं जो याद नहीं हो रहा है, विच एवर यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, राइट। मतलब क्योंकि बाकी तो बुकलेट ही आपके पास काम आ जाएगी, 4 ऑप्शन देख के आप सही टिक कर देंगे। और ऐसे ही आप करंट अफेयर्स का भी कर देंगे, क्योंकि आपने मल्टीपल बार, 3 बार तो मैंने ही बता दिया रिवाइज करते टाइम, और फिर उसके बाद चौथी 5वीं बार आप एग्जाम से पहले कर लेंगे, राइट। तो फिर प्रीलिम्स का इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन्स में क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने पहले ही बताया, क्योंकि मेंस में आपके पास रिवाइज करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। मतलब आप उस बुकलेट में से बार बार नहीं पढ़ पाएंगे, एंड आपको 7 मिनट में जो आंसर लिखना है उसमें 150 शब्द ही लिखने हैं। 150 वर्ड्स किसे कहते हैं, 2 पेज, और 2 पेज आप लक्ष्मीकांत का पहला पैरा करेंगे ना, तो उसमें भी आप भर सकते हैं आराम से अपनी हैंड राइटिंग में। तो उसमें इतना छोटा अपने शॉर्ट नोट्स होंगे तो इजिली रिवाइज करेंगे, एंड देन आप 5-6 पॉइंट्स जो जनरेट करने होते हैं ना, सपोज जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इंडियन सोसाइटी का ले लेती हूँ। जैसे सपोज विमेन इंपावरमेंट पे या विमेन सेक्शन वाला जो है टॉपिक आपका इंडियन सोसाइटी,
है उस पर करना है। तो आप विमेन का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं कि विमेन इंपावरमेंट का, कि एंशियंट में क्या था, एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर रिसेंट में कोई स्कीम आई है क्या, या फिर विमेन इंपावरमेंट के लिए मूवमेंट कौन से चले हैं, या फिर कोई करंट अफेयर्स में सपोज जेंडर गैप इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपना रिलीज करता है, तो वो वाली रैंकिंग बहुत लोग कोट करते हैं। तो ऐसे करके आपने एक पेज में वो राइट अप कर लिया। सेक्युलरिज्म है तो इसका मतलब क्या है, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, ऐसे करके जो व्हाट वाई हाउ वाला जो पोर्शन है ना, उसके आपने छोटे से नोट्स बना लिए। अब जैसे ही आपका क्वेश्चन आया तो आपने पॉइंट जनरेट कर दिए वहीं से फटाफट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अगर आपका क्वेश्चन आया तो आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स थोड़े थोड़े लिख रखे होंगे एजुकेशन वाले सेक्टर में, तो फिर आपने उसके पॉइंट्स जनरेट कर दिए, तो आपका जो टाइम होता है ना वो मैनेज हो गया इफिशिएंटली। तो ऐसे करके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इंडियन सोसाइटी का तो पक्के से ही बनाने हैं, क्यों, क्योंकि इंडियन सोसाइटी आप बार बार पढ़ लेंगे किसी भी एक रिसोर्सेज से, लेकिन उसके बाद उसके लगभग है ना 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और इस बार वेटेज भी बढ़ गया है। 2024 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 25 का मेंस तो अभी आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स होंगे ना 15-20 पन्नों के, 10 पन्नों के, तो उससे आप ऑटोमेटिकली बहुत इफिशियंटली एक दिन पहले रिवाइज कर पाएंगे, और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी तो रहेगा यार। मेंस में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि नाउ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, तो उसका भी एक अलग इफेक्ट होता है, मार्क्स इंक्रीज होते हैं। हाँ, इतना ज्योति बिल्कुल काफी है। आप क्लास नोट्स कर रहे हैं, आप आराम से बुकलेट से भी कवर कर रहे हैं, न्यूज़पेपर भी देख रहे हो, पीवाईक्यू भी देख रहे हो, और बस सिलेबस को भी बार बार देखना है। ठीक है, तो आपने मेंस में इंडियन सोसाइटी के हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी के हो गया, एथिक्स के हो गया आपका, है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनका डायरेक्टली आप कई बार बुक से भी पढ़ लेंगे तब भी काम चल जाएगा। इसमें डायरेक्टली आप वैल्यू एडिशन लिखिए। अब जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बता रही थी, हिस्ट्री में थीम सबको रिपीट, मतलब ऐसा होता है कि किसके बाद कौन आए याद नहीं होता है, तो आप एक टाइमलाइन बना लो ना, उसी की टाइमलाइन से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि भाई गुप्ता पहले आए, राष्ट्रकूट आए, चालुक्य आए, तो वो जो भी डायनेस्टीज है उनकी आप थीम बना लो कि कब कब कौन सा आया, तो वो एक पेज में कंप्लीट हो गया। और 4 बार आप उसको देखेंगे ना, उस पन्ने को, सुबह शाम, तो आप 4 ऑप्शन देख के ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देंगे कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो ये तो प्रीलिम्स का हो गया। और मेंस में वही 5 वो हो जाएंगे आपके। उसी के शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे कि उनका आर्किटेक्चरल वाला कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा था, उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया, उन्होंने विमेन के लिए क्या किया, अच्छा उन्होंने उनके रिलीजियस वर्क क्या थे, कुछ भी उनका जो लिटरेचर वाला चीज था वो कौन था, उनके फेमस पोइट्स कौन से थे। तो जब 5-6 अच्छी अच्छी बातें होती है ना किसी भी रूलर की, तो वो वाले टॉपिक में आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो उससे क्या हो गया, आपके पॉइंट्स हाथों हाथ जनरेट होंगे। अब देखो हिस्ट्री को कैसे कवर करें, इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करें, देखो करना तो वैसे ही है। आप अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि उसमें किताबें कौन सी फॉलो करें, तो इकोनॉमिक्स के लिए या तो आपकी कोई भी बुकलेट है वो फॉलो कर सकते हैं, या विवेक सिंह आती है वो फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी जो आपकी ऑटोमेटिकली वो आर.एस. शर्मा वाली जो एनसीईआरटी की कॉपी है वो हो गई, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको कोई भी एक छोटी सी बुकलेट ले लो, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे करके जो भी आपको जैसे कवर करवा रहे हैं ना, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बुक लिस्ट होगी आपकी जो बहुत सारे टॉपर्स ने बनाई होगी, उसको फॉलो कर लो। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो फिर आप जो क्लास में आपको बताया जा रहा है, जो आपकी स्टैंडर्ड बुकलेट है, उनको छोटा छोटा करके, आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा कंटेंट है तो आप उसको स्ट्राइक डाउन कर दो ना सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो मेंस के आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर पहले के कर पाओ ना उतने इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 साल के कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में अगर 5 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, तो देखो 50% ही आएंगे नंबर, तो आप चाहे कहीं चले जाओ। एक्चुअली यूपीएससी में भी 50% ही आएंगे, तो आपको 10 में से 10 तो नहीं लाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। अब शॉर्ट नोट्स आपको बता दिए कि हाँ इन सब के करने हैं, जो भी बड़े सब्जेक्ट है उनके पक्का से करने हैं। एंड देन आपके जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, इनके आप थोड़े अच्छे से कर लेंगे क्योंकि उनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हर बार आ रहा है, उनके अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली जो एडिशन है ना वो आराम से हर साल आ जाते हैं कि उनके चैलेंजेस क्या है। ई मार्केट प्लेस से, ई गवर्नमेंट से, इन सब ई गवर्नेंस से, इनसे गवर्नेंस में क्वेश्चन आ रहा है, आरटीआई पे आ रहा है, सिटीजन चार्टर पे आ रहा है। तो जब इन पे आ ही रहा है तो आप खुद ही तो प्रिपेयर कर लो। मेरा ऑप्शन का भी बता दूंगी लास्ट में यार, पहले ये तो देख लो जो बता रही हूँ। हाँ, अब रिवीजन को भी ले लेंगे। नहीं, और कोई दूसरी बुकलेट आपको नहीं लेनी है यार, कितनी सारी इकट्ठा करोगे। ठीक है, आंसर राइटिंग भी बता देती हूँ और रिवीजन भी कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता देती हूँ यार, क्योंकि क्या पता कैसे उसमें वो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जितनी भी चीजें बताई ना
उनमें से सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो तो आपका है सिलेबस, वो आपका है ब्लूप्रिंट, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ आप छोड़ भी दोगे लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं, बी इट फॉर प्रीलिम्स बी इट फॉर मेंस, और अगर इंटरव्यू भी है तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। उससे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में यूपीएससी क्या पूछ रहा है ना, क्योंकि एक्चुअल में तो वही पूछेंगे और वही पूछ रहे हैं तो वही काम आएगा। तो जैसे एक तो पीवाईक्यू आप आराम से, जैसे आपको सपोज पहले तो देखना ही है, किसी भी पॉलिटी आपने स्टार्ट की तो आप पहले पॉलिटी के पीवाईक्यू देख लो कि अच्छा क्या है। ऐसे सरसरी निगाहों से होता है ना ऊपर से कि जस्ट स्किम थ्रू कर रहे हो कि हाँ इसमें क्या है, तो पहले तो आपने वो देख लिया। फिर उसके बाद आपने जैसे सिलेबस कंप्लीट किया तो आपने उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना तो 2023 का पेपर, 22 का, 2021 का, 2020 का, 2024 का आराम से लेकर बैठो और 2 घंटे में आराम से, ऐसे नहीं मतलब एकदम पूरा एफर्ट लगा के उसको सॉल्व करो, और फिर उसमें देखो कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और सारे ऑप्शन को एनालाइज करो। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए भी जैसे सपोज आपका एथिक्स कंप्लीट हो गया तो 2024 का एथिक्स का पेपर लेके देखो, है ना, मतलब खुद बैठो और 3 घंटे उसको लिखो कि आप कैसे उसको आंसर करेंगे, राइट। उससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। बस ऐसे देखना तो तब है जब आप सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसको खुद अपने हाथों से सॉल्व भी करना है। और अगर आपको दिक्कत आ रही है कहाँ से सॉल्व करें, तो इसकी भी सॉल्व बुकलेट आती है, हर इंस्टीट्यूट की आती है, सब जगह अवेलेबल है। तो आप वो आराम से सॉल्व बुकलेट डाउनलोड करो, फ्रीली अवेलेबल है सब, और वहां से स्टार्ट करो। दीपक मैंने एथिक्स का थोड़ी देर पहले ही बताया। तो ऐसे करके आप पीवाई को 10 साल के तो मिनिमम करो यार, है ना। 10 साल के तो ऐसे है कि छोड़ ही नहीं सकते, और उसके आगे के अगर आप कर पा रहे हैं तो आराम से, मतलब प्रीलिम्स के लिए तो लोग 15-20 साल भी चले जाते हैं और मेंस के लिए भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट 10 साल के करो। आंसर राइटिंग में बता दूंगी कैसे करना है। पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला देखो, हाँ रिवीजन भी ठीक है। और एनालाइज कैसे करना है, जैसे सपोज प्रीलिम्स के आपने पेपर तो दे लिया है ना, उसको एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज ऐसे करना है जैसे आप सपोज मेंस का पेपर लिख रहे हैं तो उसको वैसे ही करना है जैसे आपने मतलब एथिक्स में कुछ भी पूछा, इमोशनल इंटेलिजेंस पे कुछ क्वेश्चन आया तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको इंट्रोडक्शन देना है। फिर उसमें पूछा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या हो रहा है, तो उसके प्रोज आपने लिखे, तो आपने फिर उससे मॉडल आंसर देख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके सॉल्व है तो फिर आपको उसके मॉडल आंसर देख लेना है, एंड देन उस मॉडल आंसर से आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि आपके भी पॉइंट सही हैं क्या। ये आप चाहे टेस्ट दे रहे हो या फिर आप खुद से कोई पेपर लिख रहे हो, सब में इंपॉर्टेंट है कि उस आंसर से आपने देख लिया कि आपके भी कुछ कुछ पॉइंट वैसे हैं क्या। एज इट इज सेम नहीं होना है, एज इट इज तो क्योंकि यार 50% मार्क्स ही आते हैं, इसका मतलब कि एज इट इज सेम नहीं करना है आपको। उसके बाद आप किसी टॉपर की कॉपी से भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा लिखा है, तो ऐसे करके आपको बॉडी पार्ट हो गया, फिर कंक्लूजन आपका कोई भी फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। तो ये मेंस में हो गया कि आप अपना ही आंसर खुद से लिख के और फिर देख सकते हैं मॉडल आंसर से कि आप डिमांड एड्रेस कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो ये हो गया। और प्रीलिम्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, प्रीलिम्स के लिए वही सेम, आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर वो बेसिक रिसोर्सेज है, जो 35 क्वेश्चन जो बेसिक रिसोर्सेज आते हैं, अगर वो हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसका थीम देखो कि अच्छा ये इसी से क्यों पूछ रहा है, क्या इसमें इंडिया पार्ट है क्या, क्या इसमें इंडिया ने कुछ किया है क्या, क्या इंडिया का कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या। जिस थीम से वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको एनालाइज करो, एंड देन बहुत सारे आपको स्ट्रेटेजी वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना, जो मैंने कहा था रिलेवेंसी, कि वहां से डायरेक्टली पीवाई मतलब आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां से आप एनालाइज करो। नहीं, मॉडल आंसर यार पैरा वाइज में होते हैं, तो भी आपको ऐसे देखना है कि पॉइंट आप सही से कर रहे हो ना। मतलब मॉडल आंसर में अगर पैरा पैरा भी लिखा हुआ है, लेकिन आप ये देखो कि आपका पॉइंट सही है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीवाईक्यू। एंड देन हम ले लेते हैं एक आंसर राइटिंग, तो मैं पीवाईक्यू में बता दी। वैसे तो इंट्रोडक्शन कैसे करना है आपको, इंट्रोडक्शन ऐसे करना है जैसे सपोज न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, गवर्नेंस में। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिख दिया, कि वो है होती क्या है, क्योंकि गवर्नेंस का ये डायरेक्टली पार्ट है। अगर पार्ट है तो आपको सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो वो डेफिनेशन आपने लिख दी। उसके अलावा कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था क्या, वो उसका इंट्रोडक्शन हो गया। देन उन्होंने पूछा है कि सिविल सोसाइटी
ऑर्गेनाइजेशन क्या आउट ऑफ द रीच जाके काम कर रहे हैं या विद इन लो कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि आउट ऑफ द रीच वाले को एड्रेस करेंगे कि कहाँ कहाँ वो कर रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जो इन्वायरमेंट में आपका डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहे हैं, तो उन एनजीओ के, उन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के आपने पॉइंट वाइज नंबर दे दिए। देन आप करेंगे कि नहीं ये विद इन द लो कर रहे हैं, तो उन्होंने जो अच्छा काम किया है ना वो हाईलाइट कर देंगे, राइट। फिर उसके बाद कंक्लूड कर देंगे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स को सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम 2047 तक विकसित भारत बना पाए। मतलब जो भी जितना फ्यूचरिस्टिक आप जा सकते हैं उसको आराम से अपना वे फॉरवर्ड में लिख दीजिए, ठीक है। यार मॉक में अगर कम आ रहे हैं ना तो इससे कोई वो नहीं होना है, मतलब अपना दिल छोटा नहीं करना है। बताऊं क्यों? क्योंकि मॉक में आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली यूपीएससी में अगर 50% मार्क्स आते हैं तो यू विल बी टॉपर, है ना। 50% बहुत होते हैं मार्क्स। मार्क्स पे नहीं जाना है। आप ये देखो कि आंसर राइटिंग में आप डिमांड एड्रेस कर रहे हैं ना। जैसे आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, मतलब पीवाईक्यू की सपोज कर रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट की कर रहे हैं, चलो यहीं पे टेस्ट ले लेते हैं आंसर राइटिंग की या फिर टेस्ट, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात उसमें डिमांड एड्रेस कर रहे हैं ना। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा है तो आप उसी के बारे में लिख रहे हैं ना। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है तो आप उसी के बारे में लिख रहे हैं ना। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है तो आप उसी चीज के बारे में लिख रहे हैं ना जो क्वेश्चन में पूछा है। सबसे बड़ी बात तो डिमांड एड्रेस। फिर उसके बाद आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, वैल्यू एडिशन थ्रू करंट अफेयर्स, टॉपर्स कॉपी, थ्रू करंट अफेयर्स, मतलब जो भी पॉइंट लिखा है, या टॉपर्स कॉपीज, या एनी वेबसाइट। तो कहीं से भी आपने वैल्यू एडिशन कर दिया ना। फिर उसके बाद उसको इवेल्युएट करो। थ्रू मॉडल आंसर, ठीक है। उनको इवेल्युएट कर लिया। फिर उसके बाद मतलब डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसकी स्ट्रक्चरिंग भी सही है ना। जैसे यहीं पे लिख देती हूँ स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग मतलब स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे इंट्रोडक्शन आप सही से लिख रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी पार्ट सही से एड्रेस कर रहे हैं ना, देन आपका कंक्लूजन है वो एकदम सही है ना। मतलब वो एक कोहेरेंसी होती है ना आपके आंसर में। जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, देन आप कहाँ से है वो बताएंगे। ऐसे तो नहीं है ना कि आप कहाँ से हैं बताने के बाद आप अपना नाम बताएंगे, राइट। तो फिर वो जो एक फ्लो होता है ना आपके किसी भी चीज़ को बताने का जो तरीका होता है, वही आपका इस आंसर राइटिंग में भी रखना है। तो वो आपका स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया। प्रेजेंटेशन इन द सेंस कितने अच्छे से आप कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं क्या, कहीं पे जो फ्लो चार्ट होता है वो बना रहे हैं क्या। तो ये वाली चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, राइट। फिर उसके बाद आप ये सब कर लिया। डिमांड आपने देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया, वर्ड लिमिट और ये सब तो आप देख ही लेंगे। टाइम लिमिट, टाइम एंड वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि शुरू में देखो हो सकता है कि आपको जब आंसर शुरू करने जाए ना आपको 10 मिनट भी लग जाए, 15 मिनट भी लग जाए, लेकिन जब धीरे धीरे आप कर लेंगे ना, एक बार आप कर लेंगे, 10 दिन आप कर लेंगे, उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। उसके बाद आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना सबको लग रहा है। तो अगर शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो भी आपको लिखते रहना है, मतलब उस दिन छोड़ना नहीं है। लिखते रहेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी स्पीड इंक्रीज ही होगी, मतलब उसको डिक्रीज होने का कोई चांस ही नहीं है। तो वो आपका हो गया। और वर्ड लिमिट इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। 7 मिनट होते हैं, 8 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, ऐसे करके 7 मिनट आपके पास होते हैं 10 मार्कर के लिए, और 15 मार्कर के लिए कितने होते हैं आपके साथ, 11 मिनट मिलते हैं। तो फिर आप उस अगर टाइम फ्रेम में लिखेंगे तो फिर वो तभी लिख पाएंगे जब आप वर्ड लिमिट से मतलब वो कर रहे हैं। क्योंकि आप ज़्यादा लिख देंगे तो फिर आप कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे, राइट, क्योंकि आप उतनी ही स्पीड से लिख पाएंगे। एंड देन 2 ही पेज होते हैं, उससे ज़्यादा तो एक्सीड कर नहीं पाएंगे। नहीं, हर आंसर में पॉइंटर्स एंड फ्लो चार्ट नहीं बनाने होते हैं। हर आंसर में कैसे बना पाओगे, लेकिन कुछ कुछ में जहां आपको लग रहा है, ओवर नहीं करनी है चीज़ें, जहां आपको लग रहा है डिमांड मीट करने के बाद कि हाँ ये चीज़, जैसे किसी के सपोज एप्लीकेशन पूछे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एआई पूछे हैं, तो फिर एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हैं, एक हब एंड
वो एक मॉडल होता है ना हब एंड स्पोक वाला, ऐसे वाला, तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो उससे क्या हो गया, आपका एक पार्ट ऐसे एड्रेस हो गया और पूरा पेज भी अच्छे से दिख गया, राइट। या फिर आप है ना जैसे ऐसे वाले ऐसे कुछ भी डायग्राम बना सकते हैं, मतलब जो आपको सही लग रहा है, और मतलब ऐसे इधर से मतलब फ्लो चार्ट जो होता है एक, मतलब कुछ भी जो आपको लग रहा है अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जेल पेन का यूज कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ लैंग्वेज पेपर में यार कुछ नहीं है, देखो कोई खास बात नहीं है, आप आराम से 10वीं तक अगर आपने 2 लैंग्वेज पढ़ी है तो आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, और 2 पेपर आपको बस लिख के चले जाना है। देखो यार क्वेश्चन की भाषा मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है कि उसमें पूछा क्या है, तो वो आपको मल्टीपल रीड करने के बाद समझ में आएगी। जैसे मल्टीपल रीड कैसे कह सकती हूँ, कि जैसे सपोज कि उसने पूछा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एथिक्स में ये होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है और आपको लगता है इसमें पूछा क्या है एक्चुअली में, तो फिर उसमें क्या होगा ना, आप उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दीजिए उस क्वेश्चन को समझने में, फिर ऑटोमेटिकली वो आने लग जाएगी। हिंदी मीडियम वालों को यार स्पीड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, ऐसा मैंने सुना है। मतलब मेरा इंग्लिश मीडियम ही था। इंग्लिश को यार अगर बोलने में दिक्कत आ रही है तो बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, और लिखने में है तो 2-3 पेज डेली लिख लो, आ जाएगी। सी सेट का यार मैं बता तो चुकी हूँ, देखो सी सेट में क्या है ना, आपका मैथमेटिक्स है, आपका क्या कहते हैं रीजनिंग है, आपका कॉम्प्रीहेंशन है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ना, जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, उसको आप न्यूमेरिकल वाला जो आता है ना, नंबर सिस्टम जो आता है आपका, उसको आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, कहीं से भी इन द सेंस यूट्यूब से जो फ्री क्लासेस हो उनसे कर सकते हैं, या कहीं से भी जो कोई बुकलेट में दे रखा है वो कर सकते हैं। रीजनिंग वाला आपको मोस्ट प्रोबेबली आता होगा, और कॉम्प्रीहेंशन पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। तो फिर जब एक बार आपका कंप्लीट हो जाए ना, कि आपको नंबर सिस्टम वगैरह आता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह आती है, तो फिर आप 2024 का 2023 का है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, और फिर उनको 2 घंटे में प्रैक्टिस करो, जो चीज़ नहीं आती है उसको फिर से देखो कि क्यों नहीं आ रही है। 10-15 ऐसे पेपर सॉल्व कर लोगे ना विद इन टाइम फ्रेम, तो आपका सी सेट आराम से हो जाएगा। मैं कितने घंटे पढ़ती थी यार, मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर रही थी तब मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी रेगुलरली। मतलब ये तो मैं बता रही हूँ जब एग्जाम नहीं था, जब एग्जाम पास में हो गया तो वो 10-12 घंटे भी चले जाते थे। अगले महीने, ट्रेनिंग अगले महीने से स्टार्ट हो रही है यार। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर राइटिंग वाला पार्ट हो गया। अब रिवीजन वाला देख लेते हैं। अब जैसे रिवीजन कैसे करना है ना, जैसे किसी ने पूछा कि मैम रिवाइज कैसे करना है, तो देखो रिवाइज ऐसे करना है, सबसे पहले आपने अपना बेसिक रिसोर्स कंप्लीट कर लिया, पहली रीडिंग। ओके, दूसरी रीडिंग में आप थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लो। पहली रीडिंग में ऐसे नहीं, पूरा ऐसे मन में माइंड मैप बना लो कि अच्छा इस सिलेबस में पार्ट क्या क्या है, इसका क्या पर्पज है, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको थोड़ा सा टाइम दे दो। दूसरी रीडिंग में थोड़ा हाईलाइट करो कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नॉन हाईलाइटेड पार्ट है ना उसको फिर पढ़ो भी मत, क्योंकि यार पूरा पैराग्राफ लिखा होता है लेकिन उसमें से एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो अगली बार पूरा पैराग्राफ क्यों पढ़ोगे, तो अगली बार थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ लो। तीसरी बार थोड़ा से मन में रिवाइज करने की कोशिश करो। सपोज मैंने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर आज ही पढ़ा है, तो अच्छा प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, उनका आर्टिकल क्या है, अच्छा वो रिजाइन क्या करते हैं, उनका आर्टिकल क्या है, अच्छा उनकी पावर्स क्या है, ऐसे थोड़ा मन में एक्टिव रिकॉल करो। जब नहीं आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली किताब सामने खोलो, फिर एक टेस्ट लगा लो। वो टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो उससे जो क्वेश्चंस गलत होंगे वो फिर से जाके देखो कि यहाँ मतलब मैंने पढ़ा तो है, फिर क्यों गलत हो रहा है ना, मतलब उसी सिलेबस में। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखोगे 5वीं बार, तो ये 5 बार आपका रिवाइज हो गया एक ही सब्जेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप फिर से करोगे, फिर से गलत होगा, उसी पोर्शन को तभी रिवाइज कर लो, एंड देन आंसर राइटिंग करोगे। तो ऐसे करके थोड़ा एक्टिव रिकॉल, थोड़ा सा करंट अफेयर्स में अगर कोई चीज़ बार बार आ रही है तो वो, और थोड़ा सा आपने है ना उसी बुकलेट को 2-3 बार जो हाईलाइट कर रखा है उससे, तो अल्टीमेटली जो पूरा सिलेबस है ना आपके माइंड में रहना चाहिए कि अच्छा ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके 6-7 बार आपकी रीडिंग हो जाएगी आराम से।
ये ट्रेनिंग कितने महीने की होती है सौम्या, या आपको अभी क्या करना है? आप ये देखो कि अटेम्प्ट कब होगा। चलो फिर भी बता देती हूँ, ट्रेनिंग सबकी अलग अलग, उसकी अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग सर्विसेज की। ये बताओ कि ये है क्या, मतलब ये जो मैंने बताया आंसर राइटिंग वाला या उससे पहले रिवीजन वाला, वो बताओ ये आया कि नहीं आया, जो मैंने पूछा वो बताओ पहले। नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक के इतने नंबर नहीं कटते हैं, क्योंकि वो तो सबकी हो जाती है, मतलब इतना क्या कहते हैं, प्योर लैंग्वेज तो किसी की नहीं है। मैं ऑप्शनल भी बता दूंगी, पहले ये बताओ कि ये क्लियर है क्या। हाँ, राइटिंग थोड़ी सी मैटर करती है, मतलब इतनी घटिया नहीं होनी चाहिए कि मैं ही ना पढ़ पाऊँ कोई ना पढ़ पाए, मतलब उनको समझ में आना चाहिए कि आपने जो लिखा है आप कहना क्या चाहते हैं। वो मीम है ना कि कहना क्या चाहते हो, तो वो आपको आपकी कॉपी देखते ही समझ में आना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल बार पढ़ लिया तो हाँ सब है, क्लियर है, ओके। ठीक है, मतलब कर लोगे ना सब, इतना क्लियर है तो। इतना क्लियर है तो कर लोगे ना, मैं अगला अगला ही अटेम्प्ट है ना आपका। ठीक है, सब कर लोगे मतलब कंपटीशन बढ़ा दिया है। अरे पेन मतलब आंसर राइटिंग में कोई सा भी पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन जेल पेन भी अगर अच्छा सा यूज करना, ऐसे नहीं हो कि पानी गिरते ही एकदम आपका आंसर मिट जाए, नहीं, ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी के कोई भी पेन जिससे आप 3 घंटे लगातार लिख पाए। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक बार मैं बता देती हूँ कि ऑप्शनल है ना, जैसे कैसे चूज करें एंड कैसे करना है, राइट। जैसे ऑप्शनल सपोज कि आपको है ना कैसे चूज करें, पहली बात तो जिनका 2026 वाला अटेम्प्ट है, राइट, उनको तो पता ही होगा कि कैसे चूज करें, कैसे क्या, उनका तो लगभग फिक्स ही होगा। लेकिन इनका 2027 में है अटेम्प्ट, या 2028 में है अटेम्प्ट, या उससे भी आगे है ना। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखना आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट इन द सेंस, जो भी सिलेबस आपके सामने, यूपीएससी की वेबसाइट है उस पर मल्टीपल ऑप्शन है, तो फिर आप देखो कि आपका जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, सिलेबस को देख के। सिलेबस इन द सेंस साइट से डाउनलोड करो, फिर उसको थोड़ा सा एनालाइज करो कि हाँ इसमें क्या क्या पूछा है, क्या मैं इसको पढ़ लूंगी, मतलब 12 महीने अगर पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, तो क्या मैं इसको पढ़ लूंगी। आपका कोई बैकग्राउंड है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो 2-3 सब्जेक्ट देखो, फिर उनका सिलेबस देखो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि थोड़ा बहुत पढ़ के आप क्लियर कर पा रहे हैं क्या वो चीज़। एंड देन उसके मार्केट में रिसोर्सेज कितने हैं, ऐसे नहीं जाना है कि इसमें नंबर ज़्यादा आ रहे हैं या ये सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। जैसे साइकोलॉजी कोई नहीं लेता है, मतलब बहुत कम बच्चे देते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ले लिया। किसी का पीएसआईआर में बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो ले लेते हैं, किसी का सोशियोलॉजी में होता है तो वो ले लेते हैं। मतलब सबसे जो प्राइम क्राइटेरिया है वो आपका इंटरेस्ट है, अदरवाइज आप पढ़ नहीं पाएंगे ना उसको। आपको 2-3 साल लगातार पढ़ना है, या फिर ऐसे नहीं 12 बजे भी रात को किताब दे दे तो वो पढ़ पाए, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। और फिर अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया है ना, मतलब उसका थोड़ा सा सिलेबस भी देख लिया है, पीवाईक्यू भी देख लिए हैं, थोड़ा सा मटेरियल देख लिया है, तो उसकी फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट कर दो। हाँ, ज्योग्राफी है चाहे हिस्ट्री है, कुछ भी है आपका ऑप्शनल, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। ठीक है, मतलब हिंदी साइड हाँ कोई भी ऑप्शनल ले लो, मतलब फिलोसॉफी ले लो, अरे सब में 300+ पॉसिबल है, अच्छे से प्रिपेयर तो करो। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, अरे जिसमें आपको मजा आ रहा है कि हाँ इसको तो मैं एकदम फोड़ दूंगा, वैसा वाला ऑप्शन ले लो। अच्छा फिर
एक बात बताओ, सपोज आपने ऑप्शन स्टार्ट कर दिया, इन द सेंस आपको पता है कि आपको कैसे चूज करना है, तो उसकी बुक लिस्ट है ना, उसी के टॉपर को फॉलो कर लो, क्योंकि किसी ना किसी टॉपर का पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा एक्सेप्शनल स्कोर होगा, मतलब 300+ स्कोर होगा, तो उसकी बुक लिस्ट को एक बार आप देख लीजिए कि हाँ इसमें से ये बेसिक रिसोर्स है, फिर उन किताबों को खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखो सब कुछ रेडीमेड तो किसी भी ऑप्शन का नहीं मिलेगा, आपको पहले खुद से पढ़ना पड़ेगा, देन पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मल्टीपल रिसोर्सेज से थोड़ा सा अपना जो कंसाइज करना है वो खुद को करना पड़ेगा, मतलब वो एफर्ट आपका है, अदरवाइज वो ऑप्शनल आपको आएगा भी नहीं। जैसे साइकोलॉजी का भी 2 किताबें बहुत चलती है, ठीक है, मतलब जैसे किसी का बैकग्राउंड भी है तो जैसे आपको पता भी होगा, बैरन वाली बहुत चलती है, ठीक है, स्वैन वाली बहुत चलती है, उसके बाद भी आपको मल्टीपल चैप्टर्स गूगल से करने पड़ते हैं, इग्नू के मटेरियल से करने पड़ते हैं, एनसीईआरटी से करने पड़ते हैं, फिर उनको आपने अलग से अपने, और टॉपर नोट्स तो हैं ही आपके पास, उनको कर लिया, देन पीवाईक्यू कर लिया आपने, कुछ 1-2 टेस्ट लगा लिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो, मोर देन इनफ। और फिर आप देखो कि डिमांड सबसे पहले एड्रेस करनी है, यस, और न्यूज़पेपर से ऐड कर लो थोड़ा बहुत उसमें। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इसमें जो भी मेरे को कवर करना था मैंने करवा दिया। आप बताओ कैसी लगी क्लास आपको? बिल्कुल प्रतीक, बिल्कुल आप क्लियर कर लेंगे। नहीं, फियर ऑफ फेलियर नहीं रखना है यार। देखो टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल अप डाउन, ये पूरी प्रिपरेशन का पार्ट है। मतलब जैसे मैं बताऊं, अगर पिछले साल मुझे मेंस, इसी टाइम मेरा मेंस देने था, मतलब सितंबर में मेरा मेंस था, इस टाइम मैं प्रिपेयर कर रही थी, आई वॉज इन फेयर कि हाँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या फिर जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है। वो हर साल जितनी देर आप एफर्ट लगाएंगे ना, उतना सेल्फ डाउट आएगा, लेकिन उस डाउट को छोड़ के उस दिन भी आपको एफर्ट लगाना है, और ऐसे करते करते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन रैंक आ जाएगी। और देखो शॉर्ट नोट्स आप खुद के ही बनाओ, है ना, किसी के मत लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत पर्सनलाइज होते हैं। हाउ टू स्टार्ट मैंने बता दिया है तान्या। ठीक है, मतलब ये क्लास आपको कैसी लगी पहले बताओ, और कोई डाउट है तो 1-2 डाउट मैं और ले लेती हूँ। ये इमोशनल अप डाउन वाला और ये सब पार्ट एंड पार्सल है, ये सबका होता है ना, वो हो जाएगा आपका क्लियर। थैंक यू, थैंक यू मुस्कान, प्रियांशु, शिवानी, राजा, मैं, प्रिंस, थैंक यू, थैंक यू। अरे बैकलॉग्स, हाँ देखो बैकलॉग्स तो होंगे, जैसे आपने टारगेट दिया है कि आज मेरे को लक्ष्मीकांत के 50 पन्ने करने हैं, तो आप 40 ही करेंगे, 10 आपका बैक नहीं, वो अगर 60% 70% आपका टारगेट कंप्लीट हो गया तो उसको अगले दिन इनकॉर्पोरेट कर लो, और अदरवाइज हर महीने में थोड़ा ब्रेक रख लो 2 दिन का, कि उस दिन जो सारा पीछे का है ना उसको थोड़ा पढ़ लेंगे या थोड़ा टाइम दे देंगे, मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। जिस दिन आपका एग्जाम है ना, जैसे मुझे याद है जब मेरा मेंस था तब भी मुझे लग रहा था यार सिलेबस का वो वाला पार्ट तो मैंने अच्छे से नहीं किया, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उसमें से क्वेश्चन भी आएगा, है ना, आपने सब कुछ कर लिया है तब भी जरूरी नहीं कि उसमें से क्वेश्चन आएगा, आपने जो छोड़ा है उससे भी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा बहुत सबका रहेगा, पर एक बार आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल है क्या आर्किटेक्चर, और बाकी हर महीने थोड़ा सा टाइम फ्रेम दे दो। हाँ, सबसे किसी भी मीडियम से पॉसिबल है यार। थैंक यू। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। आई थिंक सारे डाउट हो गए हैं आपके। हाँ अरे लेक्चर है तो उनको फिर 2 की स्पीड से कंप्लीट करो, मतलब बैकलॉग हर महीने थोड़ा सा है ना टाइम रख लो, बफर रख लो। और बाकी देखो, एक एडवाइस ये भी है कि आप कितना ही कर लो, है ना, आप खुद एफर्ट डालोगे हर दिन, जब एफर्ट डालोगे हर दिन 8 से 10 घंटे दोगे, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो फिर ऑटोमेटिकली आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। चाहे आपको कोई कितना ही अच्छा एकदम पूरा बता दे कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन जब एफर्ट डालोगे ना तब और क्लैरिटी आएगी, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनेगी, और वो एफर्ट के दौरान ही वो आपकी स्ट्रेटेजी इंप्रोवाइज होगी, एंड देन आपको समझ में आएगा। करंट अफेयर्स वाला यार मैंने बताया था, आपका मेन कंसर्न है तो एक बार फिर से रिपीट कर लो इसी क्लास को। टॉपिक वाइज नोट्स भी मैंने बताया था, आई थिंक सारे डाउट एड्रेस हो गए हैं, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, नाइस टू मीट यू ऑल। एक सेकेंड।
कहाँ से मैं